स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वुल्फ रीअरेंजमेंट जो थी या तो आर्ट-ईस्टर रिएक्शन को वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड का हमें क्या मिल रहा था, उसका हायर होमोलोगस हमें मिल रहा था। यानी एक का हायर होमोलोगस किसे कहते हैं, मेन जो चेन है, स्टार्टिंग मटेरियल है, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन इंक्रीज होके आएगा। कहाँ से एक कार्बन आता है, उसमें हम जो ऐसा एक्स्ट्रा जो रिएजेंट उसमें ऐड करते हैं जिसका नाम डायजोनियम मीथेन है, वो मीथेन का जो CH2 है वो उसमें ऐसे कार्बन के तौर पे यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन सा वाला, CH2N2। ये वाली रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि किस तरह से डायजोमीथेन है, ठीक है, वो किस तरह से उसमें ऐड हो गया और डायजोमीथेन में जो N2 है वो इन बिटवीन द रिएक्शन क्या होगा, वहां से निकलेगा। ठीक है, एक बार वापस देख लो उस रिएक्शन में आपने क्या 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 पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेशन देख लो, द कन्वर्जेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू होमोलोग, यानी उसका एक चेन कार्बन की इंक्रीज होके आएगी। ठीक है, तो the conversion of carboxylic acid to homolog in the 3 stage is called art-ester synthesis or homozygosis। बराबर। और उसमें एक और बात है, क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में एसिड कन्वर्ट होता है एसिड क्लोराइड में, एंड सेकंड स्टेज में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है डायजोमीथेन के साथ। ठीक है, उसमें से वो कीटीन बनता है और फिर कीटीन में से लास्ट स्टेप जो कीटीन जनरेट होता है उसमें आप किस तरह का न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं उस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो YouTube में अवेलेबल होगा, देख लीजिए कि जो हमने रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएजेंट और जो रिएक्शन या तो रीअरेंजमेंट है वो वाला जो यूनिट है, सेकंड यूनिट, ठीक है, उसकी फर्स्ट रीअरेंजमेंट है कि किस तरह से उसमें रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसमें 3 स्टेज में रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेज में एसिड क्लोराइड जनरेट होगा, सेकंड स्टेज में एसिड क्लोराइड के साथ CH2N2 यानी डायजोमीथेन रिएक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटीन में। कीटीन में रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल में वाटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्राइमरी अमाइन हो सकता है या तो अल्कोहल हो सकता है। जिस तरह से आप ऐड करोगे, अगर आप एसिड या तो वाटर ऐड कर रहे हो तो फिर आपको उसका हायर होमोलोगस एसिड मिलेगा। अगर आप प्राइमरी अमाइन ऐड कर रहे हो तो फिर आपको अमाइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। और अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि अल्कोहल और एसिड ऑलवेज रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। क्या बनाता है, एस्टर, और 1 मोर वाटर रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या कभी भी जब भी एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओ, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से एस्टर ही बनेगा। किस तरह से, इसका H इसका OH ये ज्वाइंट होके क्या करेगा, ये ज्वाइंट होके वाटर के तौर पे निकल जाएगा। फिर बचेगा HOR, इस वजह से वहां क्या बनेगा, सॉरी H नहीं, CONR, वो पूरा जो C है वो ज्वाइंट हो जाएगा और उस हिसाब से क्या जनरेट हो जाएगा, एस्टर वो बन जाएगा। ठीक है, ये OR यहाँ कार्बन पे डायरेक्ट अटैच होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था कि 3 स्टेज में उसका क्या होता है, उसकी जो रिएक्शन है वो 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में जो एसिड है वो एसिड क्लोराइड के साथ SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, फिर जो एसिड क्लोराइड जनरेट होगा वो बनेगा सेकंड स्टेज। एसिड क्लोराइड है वो डायजोमीथेन के साथ रिएक्शन करके अल्फा डायजो मिथाइल कीटोन जनरेट करेगा, जो बाद में N2 रिमूव होने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, N2 रिमूव होने के बाद कीटीन बनेगा। और कीटीन में से लास्ट स्टेप में जब आप ये न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दोगे तो फिर आपको आपकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाएगी, यानी एसिड, अमाइड या तो एस्टर जो भी हो आपको मिल जाएगी।
ठीक है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखी थी कि किस तरह का आप इसमें ऐड करते हो उस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ये मैकेनिज्म के स्टेप लिखा था कि मैकेनिज्म में आप क्या करोगे, ठीक है। ये प्रॉपर्ली पूरी मैकेनिज्म थी कि किस तरह से एसिड है वो उस पर रिएक्ट करेगा, Cl रिमूव होगा, फिर Cl है वो इस स्टेप में ये जो Cl यहाँ से रिमूव होगा वो Cl यहाँ पे वापस यहाँ पे अटैक कर देगा और ये जो एटच ग्रुप है वो सबको वहां से निकाल देगा। देखो ये क्लोरीन यहाँ है और ये ग्रुप पूरा, इसके बाद जो स्टेज आएगा वहां से ये ग्रुप, मैंने आपको उस दिन बोर्ड में शॉर्ट में लिखवाया था कि किस तरह से आप करोगे, ठीक है। फिर ये देखो डायज़ोमीथेन किस तरह से रिएक्शन करता है। यहाँ से सेकंड स्टेज आएगा, डायज़ोमीथेन का नेगेटिव चार्ज जो कार्बोनिल पे अटैक करेगा वो माइनस करेगा, फिर वो माइनस बैक डोनेशन करेगा और ये जो Cl अटैच था उसको निकाल देगा और ये पूरा ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। फिर डायज़ोमीथेन का N2 भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या जनरेट होगा, ये इस तरह से N2 रिमूव होकर कार्बीन बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कार्बीन। जब कार्बीन जनरेट होगा, कार्बीन में से फिर जनरेट होगा कीटीन और कीटीन में से आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए देखो ये कीटीन जनरेट हो गया, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कीटीन जनरेट होगा, कार्बन में से कीटीन जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन का क्या होगा, वैलेंसी ज्यादा बढ़ेगी, 4 में से 5 होगी। तो फिर ये R जो ग्रुप है वो R ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा और यही जो ये जो स्टेप है उसको ही वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा और आपको कीटीन मिल जाएगा। लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होके आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारे तो एग्जांपल दिए गए थे कि किस तरह से आपको प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट है वो देखते हैं। फ्राइज जो रीअरेंजमेंट है वो हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से होगा फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। प्राइस रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से प्राइस रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसमें से प्राइस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है याद कीजिए। प्राइस रीअरेंजमेंट आपको दोनों पढ़ा था। प्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन के ऊपर वो आएगा और फिनोल का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एसाइल ग्रुप से, यानी एराइल एस्टर होगा, ठीक है। एराइल एस्टर होगा, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, प्राइस रीअरेंजमेंट का एराइल एस्टर होगा। और ये जो एस्टर ग्रुप है, ठीक है, एसाइल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप का जो एसाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के पास से निकल के कहां पे आएगा, ऑक्सीजन के पास से निकल के सीधा रिंग में अटैच हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन से पास से जाके रिंग में अटैच होगा उसको ही क्या बोलते हैं, प्राइस रीअरेंजमेंट उसे बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन में क्या है, इस तरह से होगा, देखो क्या आएगा, एसिड से आएगा वो एसिड आएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगी
ठीक है, पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ये लो टेम्परेचर होगा, ये क्या होगा, ये इसका हाई टेम्परेचर होगा, उसका लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी रिएक्शन होगी। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप C डबल बॉन्ड और R, ये एसिटाइल एसी ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसी ग्रुप, एसआई ग्रुप। एसआई ग्रुप यहाँ से निकलेगा, यहाँ टच करो, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ छोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको निकाल के यहाँ जोड़ दो, यहाँ से हाइड्रोजन है उसको निकाल के यहाँ कर दो, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ आएगा और फर्स्ट जो है प्रोडक्ट मिलेगी। देखो दो प्रोडक्ट मिल रही है, पैरा प्रोडक्ट मिल रही है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रही है। अगर लो टेम्परेचर है तो पैरा प्रोडक्ट फेवर करेगी, अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो प्रोडक्ट फेवर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस रीअरेंजमेंट माइग्रेशन है वो होगा। देखो व्हाट इज द प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं वो आपको बताया गया है कि किसे प्राइस रीअरेंजमेंट बोलेंगे। क्या लिखा है, देखो प्राइस रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच an aryl ester is transferred into a hydroxy aryl ketone with the help of Lewis acid catalyst and aqueous acid। क्या लिखा है कि प्राइस रीअरेंजमेंट इज अ ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच क्या होगा, उसमें क्या होगा वो बताया गया कि एराइल एस्टर। ठीक है, ये जो अपना एराइल एस्टर है, एराइल एस्टर है, ठीक है, इस ट्रांसफर्ड इनटू इसमें ट्रांसफर होगा हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एराइल, और ये कीटोन, ये हुआ ना आर हुआ तो बीच में डबल बॉन्ड और उसे कीटोन बोलते हैं। एराइल एस्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन विद द हेल्प ऑफ अ लुईस एसिड। किसकी हेल्प से ये हो रही है रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ लुईस एसिड AlCl3 एंड एक्वास, क्या लिखा है, एक्वास HCl यानी एसिड। ठीक है, तो फिर उसके बारे में बताया गया कि रिएक्शन लुईस किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो लिखा गया है प्राइस रीअरेंजमेंट इज ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट reaction in which aryl ester is formed into it's converted into hydroxy aryl ketone with the help of Lewis acid and aqueous acid. In this reaction an acyl group, in this reaction ये किसकी बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये जो acyl group है उसकी बात कर रहा है, belongs to the, वो कहाँ है वो बताया गया है। In this reaction an acyl group belonging to the phenolic ester migrate to the aryl ring। क्या होगा कि जो phenolic ester के फॉर्म में अभी जो है, ठीक है, उसका एसाइल जो ग्रुप है वो वहां से माइग्रेट होकर रिंग में आएगा। It is important to note that the Fries rearrangement is a ortho and para selective। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि the Fries rearrangement is a para and ortho selective, therefore the acyl group attaches itself at the ortho or para position of the ring। That's why the acetyl group at phenolic ester which migrate itself, ठीक है, to कहाँ पे लगेगी, at ortho position and para position। ठीक है, फिर the selectivity of the reaction, यानी ये एसिटाइल ग्रुप है वो कहाँ लगेगा, उसकी सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या वो किसको फॉलो करके करेगा, तो दो बात यहाँ पे आएगी, एक तो है टेम्परेचर, दूसरी बात है सॉल्वेंट। ठीक है, किस तरह से सॉल्वेंट चेंज होगा तो किस तरह से प्रोडक्ट चेंज होगी, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा, पोजीशन चेंज होगी कि ऑर्थो पे जाएगी या पैरा। जिस तरह से अभी हमने लिखा है ना, टेम्परेचर से क्या होगा, लो टेम्परेचर से पैरा, ठीक है, हाई टेम्परेचर से ऑर्थो आएगी, तो वही लिखा है द सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डायरेक्टेड
डायरेक्टेड बाय मॉडिफाइंग द रिएक्शन कंडीशन। सच रिएक्शन कंडीशन, अगर आप रिएक्शन कंडीशन से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो जिस तरह से आपको आपकी प्रोडक्ट चाहिए। सच है क्या क्या कर सकते हो, सच एज द टेम्परेचर अंडर विच द रिएक्शन इज कंडक्टेड, या तो आप टेम्परेचर में कोई चेंजेस करके देख सकते हो, या और क्या लिखा है, और द सॉल्वेंट यूज इन दी रिएक्शन, यानी आप जो रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन में चेंजेस कर सकते हो प्रोडक्ट में। उसकी आपको जो डिजाइन प्रोडक्ट चाहिए वो आप उस हिसाब से ले सकते हो। पहले से क्या लिखा है रिएक्शन में, क्या बोलेंगे कि व्हेन, उसमें क्या बोलेंगे, व्हेन एराइल एस्टर इज रिएक्टेड विथ लुईस एसिड लाइक AlCl3 and in the presence of aqueous acid it is converted into two product, ortho and para product. The selectivity of the reaction is depends on the temperature of the reaction or on the depends on the solvent of the reaction. जो रिएक्शन है उसके सॉल्वेंट और उसके जो टेम्परेचर है उस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अलावा इन क्या होगा, इन बिटवीन द रिएक्शन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एराइल एस्टर इज ट्रांसफर्ड टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। देन वी कैन गेट हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये इसकी डेफिनेशन में आएगा कि फ्राइज रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। एक और बात, फ्राइज रीअरेंजमेंट की स्टार्टिंग मटेरियल क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एराइल एस्टर, ठीक है। आपको एराइल एस्टर दिया गया है, रिएजेंट में आपको लुईस एसिड दिया है, ठीक है, एंड एक्वास एसिड दोनों साथ में दिए हैं, इतना लिखा हुआ और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको पूछी गई है कभी, जब बीएससी के बाद आईआईटी एग्जाम या आफ्टर एमएससी नेट गेट स्लेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। ओनली स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट एंड टेम्परेचर दिया है। और एक बार, अगर आपको प्रोडक्ट भी पता है कि यहाँ माइग्रेशन हो रहा है, तो आपको टेम्परेचर के बेसिस पे या तो सॉल्वेंट के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि अगर लो टेम्परेचर है तो पैरा पोजीशन पे ही जाएगी, अगर हाई टेम्परेचर है तो फिर कहाँ जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी, ठीक है। तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट, व्हाट इज द फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपको आए तो इस तरह से लिखना है और रिएक्शन साथ में लिख देनी है, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्राइज रिएक्शन में क्या होता है। इस तरह से दिया गया है स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, उसमें एसिटोफिनोन, इसे क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। फिर उसकी कैटालिस्ट AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है और क्या बनाया गया है, एक्वस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन दी गई है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपको बताई गई है कि इस तरह से मिलेगी। अभी देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, उसके स्टेप आपको लिखे गए हैं। जनरली आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन के हिसाब से आप जो उसके मैकेनिज्म के स्टेप है वो आप लिख सकते हो। इनिशियली द कार्बोनाइल ऑक्सीजन बिलोंग्स टू दी एसाइल ग्रुप, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन में भाग। पहले आप मैकेनिज्म देख लीजिए, उसके बाद आपको थियरी अच्छे से समझ में आएगी। मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो रिंग है, ठीक है, उसके पास दो ऑक्सीजन है और ये दोनों ऑक्सीजन पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। थोड़ी बार ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, तब तक के लिए ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ओ नेगेटिव होगा। उसके बाद वो वापस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी इसके बीच में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये लुईस एसिड है, उसको लुईस एसिड को क्या चाहिए, कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास लोन पे है, यानी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक
कर देगा और इस तरह से कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जनरेट होने के बाद ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन सा एटम है, इलेक्ट्रो, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। 4.0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की उसकी क्षमता, उसको आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की है, 4.0 है। ठीक है, और उसके बाद किसकी है, उसके बाद ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5। ठीक है, कितनी है, 3.5। तो आप सोच लीजिए जो एटम ही नेगेटिव है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो स्टेबल होगा, यानी वो स्टेबल नहीं होगा। यहाँ देखो अपनी लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो फिर उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि डायरेक्टली ये जो है इसके कार्बोनिल के साथ ये जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उस पे अटैक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, यानी इसको ऑक्सीजन को अपनी लोन पर वापस दे देगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है तो वो चला गया, इस वजह से ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर कौन सा रखते हो, रूम टेम्परेचर है। ठीक है, रूम टेम्परेचर है तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगी रूम टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड 370 के उसके ऊपर का कोई टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर है तो फिर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ दोनों में बताया गया कि किस तरह से अगर यहाँ एरो लगेगा या तो इस तरह से यहाँ एरो लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या होगी, मैकेनिज्म होगी। हर एक रेफरेंस बुक में डिफरेंट टाइप की लिखी गई होती है कि किस तरह से रिएक्शन होती है, वो बताया गया होता है। अगर आपको ये थोड़ी टफ लग रही है तो मैं और इजी करके आपको लिख देता हूँ कि किस तरह से होगा रिएक्शन में। यहाँ क्या है, LCl3। ये क्या है, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, किस तरह का जनरेट होगा वो देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपने लोन पे डोनेट की, इस वजह से क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से वो क्या करेगा, ये जो अपने बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपने जो कार्बन के साथ इसमें अटैक किया है उसको क्या कर लेगा, वो ले लेगा। एक यहाँ एक और भी बात है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल रहता है। एक और बात, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, इस वजह से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अभी तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, तो फास्ट क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ जनरेट होगा, देखिए AlCl3 और जनरेट क्या हुआ, C डबल बॉन्ड को CH3। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जनरेट हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं ना, इसको एसाइलियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलियम
आयन, ठीक है। ये SiO आयन जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता होगा कि बेंजीन की जो रिंग है, बेंजीन की जो रिंग है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, यानी देखो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। उस वजह से उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्या करेगा, ये रिंग के जो डबल बॉन्ड है वो डायरेक्टली अटैक कर देंगे, ठीक है। अटैक भी क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फिनोल हो या एस्टर हो, कुछ भी हो, ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो इस तरह से रेजोनेंस में पार्ट करे हुए, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आएंगे और ये पूरा सारा का सारा क्या करेगा, रेजोनेंस करता होगा ना। तो उसी हिसाब से क्या होगा, ये देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएंगे, ठीक है, सॉरी ये लोन पेयर यहाँ आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्या करेंगे, इस पे अटैक करके क्या करेंगे, उस पे अटैक कर देंगे। देखो किस तरह का जनरेट होगा वो लिखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, में क्या जनरेट हो गया, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह का बना, साथ में यहाँ कौन अटैच है, AlCl3, और साथ में इसके ऊपर लोन पेयर डोनेट की, इस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेप होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इस हिसाब से यहाँ पे एक उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, वो उस इस तरह से होगा, AlCl3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो था ही, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन पे ज्यादा स्टेबल हो गया, इस वजह से यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम के कहाँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के H प्लस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस H प्लस, और ये सब में Al तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिले ना उसे, इस वजह से ये नेगेटिव होगा, ठीक है। Al क्या होगा, उसके साथ बॉन्ड बनेगा, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या बनेगा, उसका बिहेवियर इस तरह का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या जनरेट हुआ, देखो AlCl3 यह बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ कार्बोनिल CH3 ग्रुप, इसकी तो 2 लोन पेयर थी ही, इसके बाद नेगेटिव चार्ज, ये जनरेट हो गया। लास्ट स्टेप में तो एक्वास HCl हमें यूज करना है, ठीक है, या तो बोतल कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है, इस तरह से, या तो एक्वास बोतल आप यूज कर सकते हो, क्या होगा, OH आ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रूम टेम्परेचर। अगर रूम
फिर क्या होता, ये यहाँ आते, ये रिंग डबल बॉन्ड यहाँ बनाती और ये यहाँ से इस तरह से अटैक करता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होते तो ये यहाँ था और ये क्या करता है, यहाँ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस तरह से अटैक करता है। इससे आपको क्या मिलती, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। आपको क्या मिलती, पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। हाई क्या होता, टेम्परेचर होता, ठीक है। तो इस तरह का होता, अच्छे से लिख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। आपको मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि आपको किस तरह से लिखनी है, एक इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, अभी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, पता चलेगा। इनिशियली द कार्बोनाइल ऑक्सीजन बिलोंगिंग टू द एसाइल ग्रुप फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, इनिशियली फॉर्म विद कॉम्प्लेक्स विद लुईस एसिड विद द लुईस एसिड कैटालिस्ट यूजुअली AlCl3. The formation of the complex with the carbonyl oxygen is favored over the complexion of the phenolic oxygen, ठीक है। Since the carbonyl oxygen is richer in electron and it's therefore a better base, ठीक है। Now फिर अब क्या होगा, now the bond between the phenolic oxygen and the acyl complex become polarized, यानी ये phenolide ऑक्सीजन है और ये phenolide ऑक्सीजन है और ये लुईस एसिड का AlCl3। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, एक साइड नेगेटिव चार्ज एक साइड पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इसको पोलराइज्ड यानी पोलर बोलते हैं। पोलर क्यों बोलते हैं, दो पोल जनरेट हुआ ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस तरह का अगर जो पोल जनरेट होता है तो उसको पोलर कंपाउंड कहते हैं। अगर इस तरह का पोल जनरेट नहीं होता तो फिर उसको पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। लाइक पोलर, लाइक वाटर, H2O में H+ वो नेगेटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एंड नॉन पोलर में कोई इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, पेट्रोल। पेट्रोल जो है यानी जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज्ड जनरेट होगा। नाउ द बॉन्ड बिटवीन द phenolic oxygen and the acyl complex becomes polarized, resulting in the rearrangement of the AlCl3 bond to phenolic oxygen. This is the results in the generation of acylium ion. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन होगा, यानी यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, लोन फिर वापस लेंगे, यानी ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फिनोलिक ऑक्सीजन अपने पास लेंगे और एसाइलियम आयन जो है वो जनरेट होगा। याद रखना, ठीक है। ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट का इंटरमीडिएट अगर आपको कहीं पूछा जाए, इंटरव्यू में, वाइवा में, कहीं भी जगह कहीं भी आपको अगर पूछा जाए कि फ्राइज रीअरेंजमेंट का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आपको बोलना है कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ क्या जनरेट हुआ इस रिएक्शन में, एसाइलियम, ठीक है, एसाइलियम आयन, ठीक है, एसाइलियम कार्बोकेटायन, इसका नाम होगा पूरा। नाउ द बॉन्ड बिटवीन द phenolic oxygen and the acyl complex become polarized, resulting in the rearrangement of AlCl3 bond to the phenolic oxygen. This is resulting in the generation of the unacylium कार्बोकेटायन, ठीक है। एक बार कार्बोकेटायन अगर जनरेट हुआ उसके बाद क्या होगा, द एसाइलियम कार्बोकेटायन गोज ऑन द अटैक द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एरोमेटिक रिंग है उसका उस पे अटैक होगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन निकल के वहां एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं ना। तो द एसाइलियम कार्बोकेटायन गोज ऑन द अटैक the aromatic ring via electrophilic aromatic substitution reaction. It is important to note that
the orientation of the electrophilic aromatic substitution is temperature dependent। ठीक है, अभी ये किस तरह से ऐसा ये मैं कहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, ठीक है, ये किसको डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लो टेम्परेचर रिएक्शन फेवर, अगर टेम्परेचर लो है तो फेवर क्या होगा, फेवर सब्स्टिट्यूशन एट दी पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ तो हमने पहले हमने जो रिएक्शन में लिखा था ये हाई टेम्परेचर वाला है ना ऑर्थो वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाई टेम्परेचर आएगा, ठीक है इसका, और इसका कौन सा टेम्परेचर आएगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, पैरा पोजीशन पहले ही बोला था ना, पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, लो टेम्परेचर है तो पैरा पे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is temperature dependent। Low reaction temperature favor substitution at the para position and relatively high temperature favor ortho position। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो फिर वो ऑर्थो पोजीशन पे फेवर होगा। और ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, उसकी मैकेनिज्म है। चलो हम मेटाक्रेसोल का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं कि मेटाक्रेसोल में से किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म आपको आ गई होगी। देखो ठीक है, मेटाक्रेसोल लेना है, उसमें फिर उसका क्या करना है, एनहाइड्रस के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, एनहाइड्रस के साथ आप उसकी रिएक्शन करवाओगे, फिर वो उसका एसिटाइलेशन होगा, उसमें से मेटाक्रेसाइल एसीटेट बनेगा, उसमें से क्या बनेगा, मेटाक्रेसाइल एसीटेट बनेगा, और फिर उसमें AlCl3 डाल के आपको टेम्परेचर वाइज देखना है। ठीक है, पहले मेटाक्रेसोल ड्रॉ करते हैं, मेटाक्रेसोल किसे बोलते हैं, मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा। ठीक है, मेटाक्रेसोल है, फिर पहले तो आपको रीअरेंजमेंट के लिए तो SI ग्रुप चाहिए ना, यहाँ पे है नहीं, तो एसिटाइलेशन के लिए कौन सा यूज होता है, CH3। ठीक है, CO 2 टाइम O, ऑक्सीजन के साथ दो बार ऐसा ग्रुप है, वो क्या होगा, अटैच होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, O C डबल बॉन्ड CH3 आ गया अपना स्टार्टिंग मटेरियल। एक स्टेप आगे रिएक्शन दी गई है, यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ से आप पढ़ते रहे, अभी रिएक्शन में पढ़ा, लेकिन एक स्टेप आगे देखा है, फिनोल भी दे सकता है यहाँ पे, फिनोल में से भी आप इस तरह से एनहाइड्रस के साथ रिएक्शन करके ये बना सकते हो। एनहाइड्रेट किसमें से बनता है, 2 मोल एसिड से, 2 मोल एसिड को आपस में जोड़ दो, 1 मोल वाटर रिमूव होगा और एनहाइड्रेट बना देगा। ठीक है, एनहाइड्रेट डेरिवेटिव ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव पूछे तो क्या आएगा, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, ये सब क्या है, ये सब एसिड का सारे डेरिवेटिव है। अभी यहाँ जो ये एसिटाइलेशन हो गया, अभी इसमें इसका नाम क्या है, मेटाक्रेसोल। ठीक है, ये क्या है, एसिटाइल मेटाक्रेसोल। इसमें लुईस एसिड आप डालोगे, आपको क्या डालना है, लुईस एसिड, और लुईस एसिड AlCl3 क्या इंट्रोड्यूस कर देना है, AlCl3। ठीक है, टेम्परेचर एक का कितना रखना है, 25°C। ठीक है, और एक का रूम टेम्परेचर से कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर से 165 लिखना है, 165 सेल्सियस, इतना उसका क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, एक 80%, एक 95%। ये कितनी मिलेगी, टोटल 95% मिलेगी, और ये 80% मिलेगी। ठीक है, अभी देख सकते हो कि ये रूम टेम्परेचर के साइड लग रहा है, और रूम टेम्परेचर पर तो पैरा प्रोडक्ट मिलती है।
ये सब उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, स्कोप कहो या कुछ भी। इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है, इस तरह से जनरेट होगा 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है, 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। यहाँ CH3 तो रह गया दोनों पे, ये CH3 और यहाँ पे CH3। ये जो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे ही मेटा पोजीशन पे लगेगा, लेकिन फेवर इस साइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में यहाँ आएगा तो इंडर्ड होगा ना, इस वजह से वो उससे दूर रहने की ट्राई करेगा। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से क्या मिलेगी आपको, दो जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगी। फिर एक एग्जांपल दिया गया है ऑर्थो एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड का एग्जांपल दिया गया है और उसमें रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे किस तरह से होगी रिएक्शन वो दिखाया गया है, वो ड्रॉ करते हैं। इस तरह का दिया गया है, इसमें दो कंडीशन दी गई है, ये रूम टेम्परेचर पे है और ये थोड़ा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, 136 कितना है 120, ठीक है, 120 अंश सेल्सियस कितना उसका टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, और नो सॉल्वेंट में ये है LCl तो है ही, AlCl के साथ इंट्रोड्यूस है, साथ में है नाइट्रो, याद रखना नाइट्रोबेंजीन, इसको याद रखना है नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या है नो सॉल्वेंट, ठीक है, एक में सॉल्वेंट ऐड नहीं करना, एक में सॉल्वेंट ऐड करना है, एक में क्या करना है सॉल्वेंट ऐड नहीं करना, एक में सॉल्वेंट ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिलेगी प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। अभी इसके कंपैरिजन में देखो ये सामने पैरा प्रोडक्ट और ये ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर देखो टेम्परेचर कितना देना पड़ता है, अगर उसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर के बदले नाइट्रोबेंजीन ओनली ऐड कर दूं तो टेम्परेचर डाउन होकर इतना आ जाएगा। ये तो इसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होगी ना कि डाउन, और इतनी कंडीशन आपको जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए कितनी आपको सिस्टम चाहिए, उसके ये रूम टेम्परेचर पे ओनली नाइट्रोबेंजीन ऐड कर दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर दिया गया है पैरा एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड, अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है पैरा एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड अगर आपको दिया गया है तो क्या होगा, देखो पैरा पे ऑलरेडी एक ग्रुप आ गया, ठीक है। पैरा पे तो ग्रुप है नहीं, जनरली क्या होता है रूम टेम्परेचर पे पैरा पोजीशन पे जाता है, ठीक है। पैरा पोजीशन पे क्या होगा, रिएक्शन होती थी ना, CH3 दो कंडीशन रहेगी। इसमें आप नाम डाल दो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, और ऊपर हाई टेम्परेचर नो सॉल्वेंट, वो जो सेम इफेक्ट है वही रहेगा, ठीक है।
सॉल्वेंट नहीं है तो फिर आपको टेम्परेचर ज्यादा ही रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा पता है क्या होता है, OH के पास वाला बोलते हैं, OH का जो ऑर्थो पोजीशन होता है वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि लो टेम्परेचर है, इस वजह से ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, लो टेम्परेचर है इस वजह से यहाँ से यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और नाइट्रोबेंजीन ऑलवेज प्रीफर उसकी सामने वाली यानी पैरा पोजीशन करता है, ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं जाएगी। यानी डिपेंड्स 2-3 चीज पे रहेगा जनरली तो, ठीक है, एक तो उसका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हम नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे थे, अगर नाइट्रोबेंजीन डाल दोगे तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं डाल दोगे तो फिर आपको हाई टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ेगी। एक और बात, नाइट्रोबेंजीन की भी एक लिमिट है, वो क्या, अगर सामने पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप है कोई तो फिर वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छे से जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है वो अच्छे से प्रॉपर्ली कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट और जो रीअरेंजमेंट है या रिएक्शन है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना। जय श्री कृष्ण।